हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पूरे 2 सप्ताह के बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली जो क्लासेस 7th क्लास थी उसके बाद मैं एक्चुअली ऑफिशियल टूर पे चला गया था, तो हम लोग आगे देखेंगे कि उसको कैसे कम किया जाए ताकि हमारा पढ़ाई जो कंटिन्यू रहे, और कोशिश करेंगे उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन परमानेंट निकाल रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग रेगुलर रहेंगे, इवन आज के बाद ही रेगुलर रहेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें लगभग मैक्सिमम 95% हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये लास्ट क्लास होगा उसका। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे और एक फाइनली हम आपको जो वर्कशीट है या उसको पूरे नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इन पीडीएफ फॉर्म। तो आज अपना क्लास में हम लोग जो लास्ट है टॉपिक वो पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने पीछे का जो क्लास था उसमें पढ़ा था वेपराइजेशन और ई वेपराइजेशन। इसमें फर्क ये था कि अगर वाटर के केस में ले तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें क्या होता है, वेपराइजेशन शुरू होता है, जबकि वेपराइजेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे ही ये होता है। जैसे कि आपको मैं बताया था कि हमारा जो कपड़ा है वो भिगा करके जब हम उसको धूप में डालते हैं या फिर उसको ऐसे डालते हैं तो ई वेपराइजेशन की वजह से हमारे जो कपड़े हैं वो सूखते हैं। दैट वाज वन एग्जांपल। उसमें जो ऊपर लेयर का वाटर पार्टिकल है तो सराउंडिंग से एनर्जी ले करके और वो इवेपोरेट होता है बिलो वेपराइजेशन पॉइंट इन केस वाटर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉज ऑफ कूलिंग। कॉज ऑफ कूलिंग क्या है, जो आप देखते होंगे गर्मी में जो हम लोग कूल करते हैं उसका जो मेन काउज है वो है इवेपोराइजेशन। काउज ऑफ कूलिंग क्या है, इवेपोराइजेशन। उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम एक बाउल में वाटर कुछ ले लेते हैं, वाटर ले लिया एक पॉट में या एक बॉल में। इसमें क्या होता है, ये जो भी हमारा वाटर है वो क्या होते रहता है, ये इवेपोराइज मैं वेपोराइजेशन नहीं बोल रहा हूँ, इवेपोराइजेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है रूम टेम्परेचर पे है। रूम टेम्परेचर अभी के टाइम में क्या होगा, मैक्सिमम 38, 40, 44 ये होगा। इस पे इवेपोराइजेशन होते रहता है। तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि ये जो वाटर पार्टिकल है, जो ऊपर का लेयर का वाटर पार्टिकल है, वो जो सराउंडिंग्स है उससे एनर्जी को खींचता है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलरली इवेपोराइज हो रहा है। जब इवेपोराइज हो रहा है रेगुलरली तो इसको स्टेबल होने के लिए फिर से एनर्जी चाहिए, तो कहां से लेगा, तो ये सराउंडिंग से हमारा एनर्जी लेता है और एनर्जी ऑब्जर्व किया, और उसको ऑब्जर्व करके क्या होता है कि फिर से वो जो लॉस किया एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है जब इवेपोरेशन हो रहा है, तो जो लॉस हुआ एनर्जी उसको रिगेन करता है। और उस किस केस में, जब इवेपोरेशन हो रहा है। तो अब इसमें क्या हुआ कि हमने सराउंडिंग से कुछ एनर्जी ऑब्जर्व किया। मीन्स कुछ एनर्जी जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं या पार्टिकल ऑब्जर्व करता है तो क्या होगा, जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कम होगा, कुछ ना कुछ कम होगा, जिसकी वजह से वो कूलिंग होती है। जैसे इन केस ऑफ आप एसी लगाए हैं या आप वाटर कूलर लगाए हुए हैं, इसमें मैक्सिमम यही सारी चीजें काम करती हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जो आप एसीटोन यूज करते हैं। एसीटोन में जो नेल वगैरह में पॉइंट लगा जाता है उसको हटाने के लिए हम लोग एसीटोन यूज करते हैं। अगर आप उसको हाथ पे रखेंगे, हथेली पे जो आप रखेंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। ठंडा क्यों महसूस होता है? क्योंकि वो जो एसीटोन है लिक्विड, वो आपके हाथ का जो एनर्जी है, उसका जो टॉप का पार्ट है या सबसे बॉटम का पार्ट है, वो क्या करता है, आपके हाथ का एनर्जी या सराउंडिंग्स का एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। क्योंकि उसमें इवेपोरेशन शुरू हो गया तो उसको जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको वो स्टेबल करने के लिए क्या करता है, सराउंडिंग से या आपके हाथ से वो एनर्जी लेता है, जिसकी वजह से हमको ये जो एसीटोन है वो लेगा ठंडा, वो कूल लेगा। तो रीजन कूलिंग का वही है कि जो इवेपोराइजेशन है वो है रीजन ऑफ कूलिंग। तो यहाँ एसीटोन से आपको इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि आप देख सकते हैं आपके जो डेली लाइफ में है। इसके बाद एक और है, गर्मी के दिनों में आप छत पे क्या करते हैं कि जब शाम हो गई तो हम लोग स्प्रिंकल करते हैं वाटर को चारों तरफ, फव्वारा जो रहता है उससे हम लोग पूरे जो सरफेस है उसको उसमें पानी डालते हैं। उसका रीजन क्या है, उसको जब आप उसमें पानी डालिएगा तो देखिएगा कि उससे वाष्प जैसा कुछ निकलना शुरू हो गया। वो ये हमने उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट नहीं किया है, बल्कि जो भी टेम्परेचर होगा उसका उस पे ही हमने वाटर को स्प्रिंकल किया है। तो क्या हो रहा है, वो वेपोराइजेशन होकर के उसके में फिर से क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या हो रहा है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है, जिसको कि बोलते हैं इवेपोराइजेशन। तो वो इवेपोराइजेशन होता है।
उसमें क्या होता है, जब धूप दिन में पड़ी छत पे, तो उसका जो एनर्जी है, आपने लेटेंट एनर्जी भी पढ़ा, हमने बताया था, तो जो एनर्जी है वो लेटेंट एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर रहता है। अब जब हम उसमें वाटर पार्टिकल को स्प्रिंकल किया तो इवेपोरेशन की वजह से वो निकलना शुरू होता है, और वो क्या करता है जो सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है या सराउंडिंग्स है उससे वो एनर्जी खींचता है टू इवेपोरेट, जिसके वजह से क्या होता है, जो सराउंडिंग्स है वो कूल होता है। तो यहाँ पे भी जो रीजन है वो उसका वही है। फिर हम आप देखे होंगे कि जब भी आप गर्मियों में कपड़े पहनते हैं तो प्रेफर करते हैं कॉटन। कॉटन पहनने का क्या रीजन है? रीजन ये कि हमारे शरीर से क्या होता है, जो पसीना है वो वाटर पार्टिकल के रूप में आपके ऊपर, जैसे कि मेरे चेहरे पर भी होगा, तो ये क्या होता है, उसके ऊपर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो सराउंडिंग्स का एनर्जी है, इस सबसे ऊपर का जो लेयर है हमारा लिक्विड का, या बोल सकते हैं कि जो इवेपोरेट होने वाला है, जो सबसे ऊपर का पार्टिकल है, वो क्या करता है, सराउंडिंग से खींचता है एनर्जी को लेता है। अब ये क्या होता है, बबल्स बबल्स टाइप का बनता है, मींस बूंद टाइप का बनता है, और ये क्या होता है कि ये इवेपोरेट होगा। तो ये इवेपोरेट होने के लिए, जैसे ये बूंद यहाँ पे हमारे पे पड़ी, और अगर हम लोग कॉटन का शर्ट पहने हैं या क्लॉथ पहने हैं, तो क्या होगा कि जो ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं हमारे शरीर पे, उसको सबसे पहले जो कॉटन है उसको वो सोख ले, उसका जो मेन काम है उसको सोख लेना, और सोखने के बाद फिर क्या करता है, उसको वो इवेपोरेट करता है सराउंडिंग्स में। जब सराउंडिंग्स में इवेपोरेट होगा तो फिर अगर कॉटन के अलावा दूसरा हमारा कपड़ा रहेगा, तो हो सकता है जितना ए हमारा पार्टिकल को सोख रहा है या खींच रहा है, बाकी कपड़े नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग जो समर में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, और इसे चूंकि इवेपोरेट हो रहा है, बाहर का एनर्जी खींच रहा है, तो उसकी वजह से हमें ठंड भी थोड़ी सी महसूस होगी। अब हम एक सिंपल सा बताते हैं, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, आपने देखा होगा कभी जो आइस क्यूब्स हैं उसको आप ग्लास में लीजिए, और उस पर आप जब ग्लास में लेकर के रख देंगे तो कुछ देर के बाद देखेंगे उसके चारों तरफ बूंद जो वाटर का पार्टिकल है ना, वो जमा हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया, ये एक ग्लास है, कांच की गिलास ले लिया, या फिर आप स्टील की भी ले सकते हैं, और उसमें हमने कुछ डाल दिया आइस का क्यूब्स। अब इसमें क्या होगा कि ये इसके चारों तरफ जो ड्रॉपलेट्स हैं, इसके नीचे नहीं, नीचे तो सरफेस पर रहेगा, ये इस तरह से जमा हो जाती है। ये क्यों होता है? इसमें भी आपका इवेपोरेशन काम करता है। होता क्या है कि अब ये सराउंडिंग से एनर्जी को लेना शुरू किया, और हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या है, वाटर पार्टिकल्स भी हैं जो वेपोराइजेशन के रूप में हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। जब इसके संपर्क में आता है ये सारे वाटर पार्टिकल्स, वेपोराइज होकर के है, जब इसके संपर्क में आता है तो अपना एनर्जी लॉस करता है, इसका टेम्परेचर डाउन होगा। जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, इसके संपर्क में जैसे से टेम्परेचर डाउन होगा, अब ये क्या होती है, ये बूंद के रूप में वाटर पार्टिकल्स इस पे आ जाती है। इसी वजह से जो ग्लास है जिसमें कि आइस कोल्ड वाटर है, उसके इसी वजह से यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होते हैं। तो वो ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि ग्लास जो कि आइस कोल्ड वाटर है उस पे ड्रॉपलेट्स क्यों जमा होते हैं, उसका रीजन ये है। नीचे हमने लिखा है वाटर वेपर प्रेजेंट्स इन एयर और सराउंडिंग्स लॉसेस देयर एनर्जी आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट टू कन्वर्ट द लिक्विड स्टेट। मींस जो हमारा गैसियस स्टेट था, जैसे ही हमारे इस ग्लास के संपर्क में आया वो अपना टेम्परेचर अपना एनर्जी लूज किया, और लूज करने के बाद गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदल गया। तो ये रीजन है कि वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों चारों तरफ आता है। तो मैक्सिमम चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्लोज होता है, लेकिन हमें एक स्पेशल में दिया गया है बुक्स में भी कि जो हमारा स्टेट है, हमने अभी तक जो स्टेट पढ़ा वो पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन आगे जाकर के फिर से एक फॉर्म जो वैज्ञानिकों ने बताया वो चौथा है प्लाज्मा, और एक पांचवा है जो हमारे इंडिया के ही थे बोस उन्होंने बताया था बोस-einstein कंडेंसेट, जिसको कि शॉर्ट में बीईसी भी बोलते हैं। मींस अभी का जो मॉडर्न में जो भी चल रहा है उसमें हम लोग इसको 5 फॉर्म में देखते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 3 फॉर्म को ही अभी तक रेगुलराइज किए हुए हैं। लेकिन चूंकि हमें जानकारी होनी चाहिए उसके लिए हम लोग चौथा जो है वो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है एक्चुअली, आज के डेट में ये जो प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट है उसका बहुत ज्यादा यूज है।
आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा में होता क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ। प्लाज्मा में होता है कि इस प्लाज्मा के अंदर में सुपर, ये जो है होता है सुपर एनर्जेटिक। जो सुपर एनर्जेटिक होगा वो सुपर एक्साइटेड भी होगा। तो जो प्लाज्मा होती है, जो चौथा स्टेट है, वो है ये सुपर एनर्जेटिक होती है, इसकी वजह से सुपर एक्साइटेड होती है। होता क्या है, एक सिंपल सा, हम आपको आपके शायद घर में भी होगा, आपके रूम में भी होगा, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो ट्यूबलाइट वगैरह जो आप यूज करते हैं, बल्ब जो यूज करते हैं, लेकिन वो फ्लोरोसेंट ट्यूब होना चाहिए। तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स है ना, उसमें क्या होता है, ये गैस रहती है इसमें, जो जनरली जैसे हीलियम गैस डिपेंड करता है। जनरली अभी हमारे पास मान लीजिए कि इसमें हमारा जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसमें हमारा हीलियम गैस है। अब क्या होता है, इधर से हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया, दोनों तरफ से प्लस माइनस जो इलेक्ट्रिसिटी जब आप इसको देंगे, तो होता क्या है कि आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो इसके अंदर में गैस है, हमने आपको बताया कि इसके अंदर में जो गैस है वो पहले क्या होगा, आयनाइज होगा, क्योंकि ये देखिए ना प्लस और माइनस दो आयन है, हमने दिया है, तो ये सबसे पहले आयनाइज होगा, या इसी को दूसरे टर्म में बोल सकते हैं चार्ज होगा। ये जो हमारा गैस है वो आयनाइज या चार्ज होगा पहले, उसके बाद जब चार्ज होगा इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद, तो इसके अंदर में क्या है, गैस है, जो कि प्लाज्मा जो है। अब इसमें क्या होगा, जो प्लाज्मा है वो ग्लो होगा, ग्लो मींस लाइट आएगा, ग्लो होगा विद अ स्पेशल कलर। स्पेशल कलर इसलिए कि ये जो गैस है ना, गैस पे डिपेंड करता है कलर। अगर आपने हीलियम दिया हुआ तो उसमें अलग हो सकता है, दूसरा गैस है तो अलग हो सकता है। आप देखे होंगे डिफरेंट कलर के आपके पास फ्लोरोसेंट ट्यूब भी होते हैं। उसका रीजन क्या है, उसके अंदर का गैस अगर डिफरेंट है तो उसके अंदर में जो लाइट्स का कलर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, मींस प्लाज्मा के केस में क्या है कि सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड होता है, और इसका सिंपल सा एग्जांपल है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, उसके अंदर में हीलियम गैस या कोई गैस है, और जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसका गैस आयनाइज्ड होता है, साथ में चार्ज होता है, और चार्ज होने की वजह से उसके अंदर में जो प्लाज्मा है वो ग्लो करते हैं विद स्पेशल कलर, और वो कलर डिपेंड करता है कि गैस कौन सा है। और यही सेम जो प्रोसेस है हमारे सन के केस में, जो स्टार है उसके केस में, जो हमें बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, तो प्लाज्मा जो है, जो चौथा स्टेट है, ये कहीं ना कहीं उसका जरिया है, या स्टार्स का जरिया है इतना ग्लो करने का, इतना हीट देने का। तो ये हो गया चौथा। अब हम पांचवा पे जाएंगे, जिसको बोलते हैं बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एक्चुअली बॉस जो ऐसे बॉस हैं, उन्होंने कुछ उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन से उन्होंने बताया कि जब हम गैस को, कोई भी जो गैस है उसको वैसा जिसको कि एक्स्ट्रा लो डेंसिटी का हो, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी का हो, उसको जब हम एक्सट्रीमली कूल करते हैं, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी के गैस को एक्सट्रीमली कूल करते हैं, कहां तक, टू सुपर लो टेम्परेचर तक। इतना सुपर लो टेम्परेचर तक जब इसको कूल करेंगे ना, तो ये जो पांचवा फॉर्म हम जो बोल रहे हैं BEC, वो पांचवा स्टेट में ये आएगा। तो ये पांचवा स्टेट है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस हम लोग एक बार जान लेते हैं ये है क्या। ये प्लाज्मा और ये BEC, ये फोर्थ और फिफ्थ स्टेट हुआ तो मैटर्स का। तो मेन जो है ये तीन के बारे में हम लोग इसमें पढ़े हैं, और ये जस्ट ये ओवरव्यू है जिसको जस्ट हम लोग एक बार याद रखेंगे। तो ये है हमारा लास्ट चैप्टर, चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, जो कि ये हमने आज आपको बताया। इसको थोड़ा डीप से भी आप देखिए, रिवीजन कीजिए, पीछे का जो भी पार्ट होगा उसको रिवीजन कीजिए। और कल हम लोग शुरू करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं वो, उसके बाद फिर हम एक क्लास नोट्स देंगे, और कल ही हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्योंकि क्लास नोट्स मैं 1-2 दिन में प्रिपेयर कर लूंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को उसमें जो भी पोर्टल होगा या फिर जो भी हमारा चैनल है उस पर हम लोग अपलोड कर देंगे PDF फॉर्म में, जो कि आपको हेल्पफुल होगा। और इस चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, यू कैन राइट ऑन मेल, मैं मेल ID भी दे दूंगा, और आप इसमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि हम लोग इसको फिर से जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे रेगुलरली। सॉरी फॉर डिले, हम लोग उसका परमानेंट सोल्यूशन सोच रहे हैं, विद इन 10 to 15 डेज वो शायद परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग और भी एक्साइटेड तरीके से और फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।